So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful video. We are finally going to end this chapter today and आज के चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं लास्ट कुछ पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। सेक्शन 30 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या बताओ सेक्शन 30? सेक्शन 30 क्या कहता है दोस्तों? सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बाय एम्प्लॉयर एंड प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन। सेक्शन 30 तो दो बात कहता है, एक है प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बाय एम्प्लॉयर एंड द प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन। क्या बताओ? प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन। ठीक है, ओके एक सेकेंड, एक चीज मैं देख लूं पहले। ओके ये यहां तक हम लोगों ने कर रखा है आई गेस, फिर यहां से स्टार्ट है। ओके तो वैसे स्टैंडिंग ऑर्डर तो तुमको पता ही है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर तो तुमको पता ही है। दोस्तों ध्यान लगाओ दोस्तों, जिंदगी में कुछ करो ना करो ध्यान लगाओ सुबह उठ के एंड लेक्चर्स देखने के समय। सबसे पहले एक बार स्टैंडिंग ऑर्डर को रिवाइज कर लेते हैं सो दैट बाकी का जो है तुमको याद रहे, क्योंकि लेक्चर जो है थोड़े टाइम बाद आ रहा है। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में। दोस्तों स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर एक कंपनी का इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है सर, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है? फॉर द एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है, इसमें क्या लिखा होता है सर? इसमें लिखा होता है रूल्स लिखा होता है रिगार्डिंग नंबर 1 वर्किंग आवर, नंबर 2 लीव, नंबर 3 मिसकंडक्ट, कुछ उल्टा सीधा किए तो तुम्हारे साथ क्या हशर हो सकता है वो, एंड नंबर डी टर्मिनेशन। तो इस प्रकार के बातें जो है लिखा होता है कहाँ पे? स्टैंडिंग ऑर्डर में। समझ में आ रहा है? सो ये मैंडेटरी है, याद रखियो। ठीक, अच्छा सर एक बात बताइए, कहाँ पे मैंडेटरी है? जनरल एप्लीकेबिलिटी है कहीं पर भी, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में जहां पे 300 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ओके उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग सीधा प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। अब हम लोग क्या देखने वाले बताओ? प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। ओके अच्छा एक बार 29 देख लूँ मैं यहाँ पे, हाँ ये वाला सेक्शन 29 मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है एक बार याद कर लो। ठीक है, सिंपल चीज़ है। बात यह है कि एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉयर क्या बताओ? एम्प्लॉयर को एक सुविधा दे दिया गया है बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या क्रिएट किया? एक मॉडल क्रिएट किया, मॉडल रूल्स बनाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। मतलब ये गवर्नमेंट ही बना के दिए। अगर तुम एज एन एम्प्लॉयर खुद का रूल्स नहीं बना पा रहे हो, खुद का स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं बना पा रहे हो, तो हम लोग गवर्नमेंट ने एक मॉडल बना के रखा है, उसी को छाप लो, उसी को तुम अप्लाई कर दो अपने एस्टैब्लिशमेंट में। सिंपल बात। क्या ये समझ में आ रहा है? ये सेक्शन 29। सीजी मेक्स मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर द सर्विस कंडीशंस। तो सीजी कहता है टेम्पररी एडॉप्शन के लिए सीजी मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर डीम्ड अडॉप्टेड टेम्पररी अंटिल एस्टैब्लिशमेंट ओन सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर कम्स इनटू इफेक्ट। जब तक कि ना खुद का उस एस्टैब्लिशमेंट का स्टैंडिंग ऑर्डर इफेक्ट में आ जाए, जब तक कि ना तुम बना लो, ठीक है, तब तक बेटा सीजी का जो स्टैंडिंग ऑर्डर बना के रखे है, ड्राफ्ट बना के रखे, उसी को तुमको अप्लाई करना है तुम्हारे एस्टैब्लिशमेंट में। सिंपल चीज। अब इसी को देखो, ये जो है इसका प्रिपरेशन कैसे करना है स्टैंडिंग ऑर्डर का, यही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बताओ क्या? प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बाय एम्प्लॉयर एंड प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन। इसको सर्टिफाई भी तो कराना होगा। अब सोचो एक चीज, तुम कहीं पे काम कर रहे हो, किसी एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हो, वहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो अगर बहुत भयानक हो जाए तो तुम काम कैसे करोगे? ठीक है, बहुत ऊंच नीच हो सकता है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वहां पे। ठीक, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेने के लिए कहता है कि तुम एज एन एस्टैब्लिशमेंट अगर तुमने बनाया अपना खुद का स्टैंडिंग ऑर्डर दोस्तों, तो यहीं पे खत्म नहीं, आपको आगे जाके स्टैंडिंग ऑर्डर का सर्टिफिकेशन लेना होगा कि हाँ वो सर्टिफाइड है स्टैंडिंग ऑर्डर्स, यानी वो आप एप्लीकेबल कर सकते हो।
क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब एक छोटा, ये जो थोड़ा बड़ा बड़ा सा तुमको दिख रहा है ना, इसको मैं छोटे फॉर्मेट में थोड़ा समझा देता हूँ, फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे नीचे। अब हम लोग क्या देखेंगे बताओ? सेक्शन 30 देख रहे हैं हम लोग, सेक्शन 30 देख रहे हैं हम लोग। 30 में क्या बताया? सर्टिफिकेशन का प्रोसेस, सर्टिफिकेशन का प्रोसेस। सर्टिफिकेशन किस चीज का? स्टैंडिंग ऑर्डर का, ठीक है। एम्प्लॉयर क्या करेगा? सबसे पहले एम्प्लॉयर मस्ट क्या करेगा? सबसे पहले वो क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा ड्राफ्ट विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, ठीक है, विद इन 6 मंथ। उसके बाद ये कंसल्ट करेगा यूनियन को, कंसल्ट करेगा यूनियन को। यूनियन सर कौन सा यूनियन? अबे तुम्हारे एस्टैब्लिशमेंट में इतने सारे यूनियन है, भूल गए क्या? कंसल्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद सबमिट करेगा टू सर्टिफाइंग ऑफिसर, सीओ लिख देता हूं मैं, ठीक है। सर्टिफाइंग ऑफिसर को सबमिट करेगा। अब सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगा? ये जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है दोस्तों, वो क्या करेंगे? वो रिव्यू करेगा, वो रिव्यू करेगा। उसके बाद वो बोथ साइड हियर करेगा, हियर बोथ साइड, ठीक है। एंड लास्टली अप्रूव कर देगा विद इन 60 डेज, ठीक है, ठीक है। अगर 60 दिनों में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, नो 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 रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स इन 60 डेज, तो याद रखना डीम्ड अप्रूव्ड है, डीम्ड मतलब पकड़ ले कि हमारा जो ये सर्टिफाइंग ऑफिसर है बहुत ज़्यादा व्यस्त है दोस्तों, टाइम नहीं है उसके पास। तो अगर वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है सर्टिफाइंग ऑफिसर, उसके पास समय नहीं है, तो वो शायद भूल जाए। 60 दिन के अंदर उनको, 60 डेज के अंदर अंदर उनको सर्टिफाई करना था, लेकिन अगर नहीं किए, या तो सर्टिफाई करे या तो ना करे, बोल तो दो। लेकिन अगर उन्होंने किसी भी प्रकार का इंटीमेशन किया ही नहीं अपने एम्प्लॉयर को, ठीक है, 60 दिन गुजर चुका है, अभी तक बताया नहीं कि हमारा ड्राफ्ट ऑर्डर, हमारा ड्राफ्ट जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, तो वो हम लोग मान के चलेंगे वो अप्रूव हो गया और हम अपने इस्टेब्लिशमेंट में वो लागू कर देंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। ये याद रख पाओगे तो सेक्शन 30 तुम्हारा हो चुका है, ठीक है। ऊपर देख लेंगे एक बार फटाफट, देखो। प्रिपेयर करेंगे हम लोग ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर कितने दिन के अंदर अंदर? विद इन 6 मंथ ऑफ द कोड का कमेंसमेंट, जिस दिन कोड कमेंसमेंट हो गया वहां से 60 डेज के अंदर अंदर, ठीक। मतलब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जो स्टैब्लिशमेंट है उसके ऊपर जब ये इंडस्ट्रियल कोड जो लग गया, ठीक है, आ गया, इसके दायरे में तुम आ गए, तो तब से 6 मंथ्स के अंदर अंदर यू हैव टू कंप्लीटली फॉर्म द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। उसके बाद मैटर क्या क्या रहेगा तुमको पता है दोस्तों, मैटर क्या रहता है, ये बनाने लायक चीज़ नहीं है। मैटर क्या क्या रहेगा? वर्कर का क्लासिफिकेशन, वर्क आवर, हॉलीडे पे, शिफ्ट वर्किंग, अटेंडेंस, लीव, प्रीमाइस का एंट्री कैसे होगा, सर्च, सेक्शन क्लोज, स्टॉपेज, एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन, मिसकंडक्ट होने से क्या होगा, रेड्रेसल, एजी नोटिफाइड मैटर्स। एजी मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो कुछ भी इंपॉर्टेंट मैटर बता रखे कि इसको तो मेंशन करना ही करना है तुम्हारे स्टैंडिंग ऑर्डर में, तुमको मैंडेटरीली ये इंक्लूड करना ही है, तो वो सारी चीज़ तो तुमको इंक्लूड करनी ही होंगे। क्या ये समझ में? इसको रट्टा मार लेना है, ठीक है। उसके बाद कंसल्ट करेगा किसको? यूनियन को। एम्प्लॉयर कंसल्ट यूनियन, नेगोशिएटिंग बॉडी, फॉरवर्ड ड्राफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक हो या अदरवाइज टू दी। उसके बाद कंसल्ट करने के बाद जाके सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेज देगा, ठीक है। फिर इफ एम्प्लॉयर एडॉप्ट्स सीजी का मॉडल, सीजी ने जो मॉडल बता रखा है वो अगर एम्प्लॉयर एडॉप्ट कर ले, ठीक है, सीजी हो जाए, तो इट इज डीम्ड सर्टिफाइड, तो सर्टिफाइड हो जाता है नॉर्मली। ड्राफ्ट मॉडिफिकेशन, क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है? हाँ, एम्प्लॉयर प्रिपेयर्स फॉरवर्ड ड्राफ्ट मॉडिफिकेशन टू सीओ विथ इन 6 मंथ ऑफ चैप्टर 6 के एप्लीकेबिलिटी के अंदर अंदर वो भेज सकता है मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद
सर्टिफिकेशन का प्रोसेस याद रखो 60 डेज, बस इतना ही याद रखना। ज़्यादा दिमाग के अंदर कचरा नहीं घुसाना है, जितना याद करना है, याद करने लायक है उतना याद करो, ठीक। 60 डेज। और अगर कम्युनिकेट ना कर पाए तो 60 डेज के अंदर कम्युनिकेट ना कर पाए तो डीम्ड सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। सर्टिफिकेशन के कंडीशंस क्या रहेंगे? कवर करेगा ऑल फर्स्ट शेड्यूल के मैटर्स, कंफर्म करेंगे विद कोड प्रोविजंस ऑब्वियसली। अगर देखो, सर्टिफाइंग ऑफिसर तभी जाके सर्टिफिकेट तुमको देगा, सर्टिफाई करेगा, जब तुमने कोड में जो भी मैटर्स लिखे हैं उसको पूरा सेटिस्फाई किया हो, ठीक है। एंड फर्स्ट शेड्यूल के मैटर्स को सेटिस्फाई किया हो एंड कोड के प्रोविजंस को तुमने सेटिस्फाई किया हो। इस 2 वर्ड को याद रखना बस। अच्छा, ओके। सर्टिफिकेशन कम्युनिकेशन, सीओ सर्टिफाइज मॉडिफिकेशन, ठीक है, सेंड्स ऑथेंटिकेटेड कॉपीज टू एम्प्लॉयर यूनियन वर्कर रिप्रेजेंटेटिव विद इन 7 डेज। मतलब जैसे सर्टिफिकेशन मिल जाता है 7 दिन के अंदर अंदर तुमको कॉपी मिल जाता है, ठीक है। सर्टिफाई करने के बाद तुमको कम्युनिकेशन करता है। किन किन को कम्युनिकेट करेंगे? एम्प्लॉयर को, यूनियन को, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स को। बस इतना याद रख दोस्त, यहां जितना मैंने करवाया दोस्तों उतना याद रखो, काफी है, ठीक है, काफी है। तो तुम्हारे पास अगर नोट्स है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है। अगर नोट्स नहीं है दोस्तों तो ये जो मैंने मार्किंग करवाया इसको लिख लो, या फिर लिख लो, लिखने के बाद ये भी लिख लेना है जो मैंने यहाँ पे इजी वे में तुमको समझा दिया ना, इसको भी लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा सर, नोट्स कहाँ से मिलेगा? नोट्स हमारे वेबसाइट पे है दोस्तों, वेबसाइट से आपको परचेज करने होंगे। बहुत ही इजी नोट्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल नोट्स है, कर लेना है दोस्तों। सब कुछ कवर्ड है, बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए, कंप्लीटली अमेंडेड एंड अपडेटेड। अच्छा, ये हो चुका है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये हो चुका है? हाँ जी, ओके। अब जो हम लोग सेक्शन देखेंगे वो है सर्टिफाइंग ऑफिसर एंड एपीलेट अथॉरिटी टू हैव पावर्स ऑफ सिविल कोड, ठीक है, पावर्स ऑफ सिविल कोड। अच्छा, सर्टिफाइंग ऑफिसर एंड एपीलेट अथॉरिटी टू हैव पावर्स ऑफ सिविल कोड, क्या ये पढ़ाना होगा मेरे को या फिर तुमको समझ में आ चुका है? जो सर्टिफाइंग ऑफिसर रहेगा एंड जो एपीलेट अथॉरिटी रहेगा उनके पास सिविल कोड जैसा पावर रहेगा। किसके जैसा? सिविल कोड जैसा। तो सिविल कोड जैसा पावर जैसे कि सम्मन करना विटनेस के लिए, ठीक है। सिविल कोड जैसा पावर का मतलब क्या होता है? सिविल कोड का पावर मतलब किस प्रकार का पावर? एविडेंस लेना, टेक एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, एविडेंसेस लेना, सम्मन करना, ठीक है, सम्मन विटनेसेस। तो सिविल कोड का पावर क्या है, समझ में आ रहा है? इतना क्या याद रख पाओगे? बहुत बवाल। आगे देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, सीओ या फिर उसका सक्सेसर जो है वो करेक्ट कर सकता है कोई भी किसी प्रकार का अगर क्लेरिकल एरिथमेटिकल मिस्टेक हो जाए किसी भी ऑर्डर में। ऑर्डर दिया गया था, मिस्टेक हो गया ऑर्डर में, तो एट एनी टाइम दे कैन रेक्टिफाई इट। क्या अपील पॉसिबल है? सेक्शन 32 फटाफट बता दो। हाँ, अपील पॉसिबल है। कहाँ पे? विद इन 60 डेज। अपीलेट अथॉरिटी के पास तुमको जाना होगा विद इन 60 डेज। क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। देखो, सर्टिफाइंग ऑफिसर के ऑर्डर्स या फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर के ऑर्डर्स, देखो, डिससेटिस्फाइड विद सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग ऑफिसर के ऑर्डर से अगर आप ना खुश हो तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो विद इन 60 डेज। इस बात का याद रखना। कौन कौन जा सकता है इसको दिमाग में बिठा लो। एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन, नेगोशिएटिंग यूनियन, काउंसिल, ये सारे जा सकते हैं, और वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे जा सकते हैं, ठीक है। 33 देखो, डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर एंड इट्स अवेलेबिलिटी। ये जो तुम्हारा स्टैंडिंग ऑर्डर है ये कब एप्लीकेबल हो जाएगा? कब एप्लीकेबल हो जाएगा स्टैंडिंग ऑर्डर? सुन, सिंपल बात समझ, ये स्टैंडिंग ऑर्डर कौन बनाता है? एम्प्लॉयर। किससे पूछ के यूनियन वगैरह से कंसल्ट करके बनाते हैं ना, लेकिन फिर भी पकड़ लो, ये जो एम्प्लॉयर है इन्होंने बनाया ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, उसके बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेज दिया, सर्टिफाइंग ऑफिसर को अच्छा लगा, उन्होंने उनको बोल दिया कि एप्लीकेबल है,
ठीक है। लेकिन पकड़ लो कोई भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि ये जो एप्लीकेबल है बताया है ना, ये इस बात से सहमत नहीं है। कौन सहमत नहीं है? या तो ट्रेड यूनियन खुद सहमत नहीं है, या तो एम्प्लॉयर भी सहमत नहीं है, किसी भी कारणवश हो सकता है, कोई भी तुम इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। या फिर वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव को सहमत नहीं है, वो कह रहे कि नहीं यार ये जो तुम्हारा स्टैंडिंग ऑर्डर है ये सही नहीं है उनके अकॉर्डिंग। तो किनके पास जाएंगे? वो किनके पास अपील करेंगे? अपील करेंगे टू द अपीलेट ऑथोरिटी। अपीलेट ऑथोरिटी। अब ये जो अपीलेट ऑथोरिटी को अपील किया जा रहा है, अपील किया जा रहा मतलब चैलेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल कर दे क्या इंस्टीट्यूशन के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल कर दे? क्योंकि यहाँ से तो मतलब एप्लीकेबल के लिए तो सर्टिफाइंग ऑफिसर ने ग्रीन झंडा दिखा दिया, ग्रीन सिग्नल दिखा दिया, बोला कि एप्लीकेबल कर दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आंसर है ये कि अगर तुम्हारे स्टैंडिंग ऑर्डर के ऊपर जो एप्लीकेबिलिटी के ऊपर जो डिसीजन है सर्टिफाइंग ऑफिसर का, इसको अगर चैलेंज हो जाए, ये चैलेंज कैसे हो रहा है? अपील से। अगर इसके ऊपर अपील आ जाए, अगर अपील हो जाए तो क्या होगा? हाँ जी, अपील हो जाए तो क्या होगा? अपील हो जाए तो क्या होगा? और अगर नो अपील है तो क्या होगा? अगर अपील हो जाए तो क्या होगा? नो अपील है तो क्या होगा? देखो, नो अपील, एक्सपायरी ऑफ 30th डे फ्रॉम सेंडिंग ऑथेंटिकेटेड कॉपीज। मतलब कॉपीज तो भेजा जाएगा, कौन कॉपी भेजेगा? सर्टिफाइंग ऑफिसर कॉपी भेज रहा है ना सबको कि हाँ जी ये एप्लीकेबल हो जा रहा है। सर्टिफाइंग ऑफिसर कॉपी भेज रहा है कि नहीं सबको? सर्टिफाइंग ऑफिसर सर्टिफाइंग ऑफिसर सर्टिफाइज मॉडिफिकेशन स्टैंडिंग ऑर्डर मॉडिफिकेशन, सेंड्स ऑथेंटिकेटेड कॉपीज टू द एम्प्लॉयर। सर्टिफिकेशन करने के बाद सबको कॉपीज भेज रहा है ना। तो जिस दिन कॉपी भेजना चालू हो गया तो मतलब यहां पे अपील नहीं हुआ है। तो जिस दिन ऑथेंटिकेटेड कॉपी सबको मिल गया, वहां से 30 डेज के 30 डेज एक्सपायरी, जैसे 30 डेज कंप्लीट हो जाता है, पकड़ लो आज तुमको मिला फर्स्ट ऑफ पकड़ लो फर्स्ट ऑफ जैन को मिला, ठीक है। यहां से 30 जैन तक टाइम है, ठीक है। 30 जैन के बाद ये एप्लीकेबल हो, 30 डेज तक रहेगा, उसके बाद एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या समझ में तुम्हारे एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर? लेकिन अगर अपील हो जाए तो कैसे? एक्सपायरी ऑन द effective on expiry of the 7th day from sending appellate authority order। अब देखो अपील कहां पे हो रहा है? अपीलेट ऑथोरिटी के पास अपील हो रहा है। जैसे ही अपीलेट ऑथोरिटी, सुनो ना, जैसे ही अपीलेट ऑथोरिटी ऑर्डर दे दे, क्या दे दे? ऑर्डर दे दे, ठीक है। अब ऑर्डर यस में देगा, नो में देगा, या तो मॉडिफिकेशन के लिए बोल देगा कि यार तुम्हारा जो ये स्टैंडिंग ऑर्डर है इसमें चेंजेस लाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर या फिर वर्कर रिप्रेजेंटेटिव सही कह रहे हैं, इनको इनका जो कंसर्न है वो सही है, आप लोग इसमें मॉडिफिकेशन लेकर आओ। या तो नो कह देंगे, बोलेंगे कि नो मतलब का मतलब क्या मतलब है। नो का मतलब ये हो सकता है कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर जो है इसको कैंसिल कर दे, मतलब कुछ भी डायरेक्शन दे सकता है ना। कौन देगा? अपीलेट ऑथोरिटी, ठीक। कुछ भी डायरेक्शन मिल सकता है। अब जो डायरेक्शन मिलेगा उसके 7 दिन के बाद, जैसे पकड़ लो आज 1 जैन को डायरेक्शन मिला, इसके 7th ऑफ जैन के बाद ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन के साथ ही एप्लीकेबल, जो भी ऑर्डर आ जाए एप्लीकेबल हो जाएगा, 7 डी की एक्सपायरी के बाद एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अपील प्रिफर्ड इफेक्टिव ऑन एक्सपायरी ऑफ द 7th डे फ्रॉम द सेंडिंग अपीलेट ऑथोरिटी का ऑर्डर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है दोस्तों? तो ये तुम याद रख पाओगे ना? याद रख पाओगे कि कब इफेक्टिव होता है दोस्तों, कब इफेक्टिव होता है? थोड़ा मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूं तुमको, ये वाला इंपॉर्टेंट है सेक्शन। क्वेश्चन है कि व्हेन स्टैंडिंग ऑर्डर्स बिकम इफेक्टिव, ये तुम क्वेश्चन लिख सकते हो, व्हेन स्टैंडिंग ऑर्डर बिकम्स इफेक्टिव। इसमें 2 केसेस होंगे, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 मतलब नो अपील,
ठीक है, सिचुएशन 1 मतलब नो अपील, कोई अपील नहीं आया है, ठीक है, और यहाँ पे अपील आया है। ये दो सिचुएशन हो सकते हैं। अगर नो अपील है तो, नो अपील है तो कब इफेक्टिव होगा, कब इफेक्टिव होगा बता दो फटाफट। हाँ जी, देखो, जिस दिन स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई हो गया, सर्टिफाई हो गया, कौन करेगा? बाय द सर्टिफिकेशन ऑफिसर, सर्टिफाइंग ऑफिसर कह सकते हो, ठीक है। तो पकड़ लो, ये 1 जैन को सर्टिफाई हुआ, तो एप्लीकेबल कब से होगा? 30 जैन के बाद, 30 डेज के बाद, 1 जैन से लेकर 30 जैन तक रहेगा। 31 जैन को एप्लीकेबल हो जाएगा तुम्हारे एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, ठीक है। लेकिन भाई अगर अपील हो जाए तो क्या हो सकता है? अपील हो जाए तो दोस्तों तुम्हारा बैंड बाजा बारात, बैंड बाजा बारात। देखो, अपील हो जाए तो क्या हो सकता है? अपील हो जाए तो अपील का जो डिसीजन आएगा, अपील का जो डिसीजन आएगा उसके 7 डेज बाद, आफ्टर। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ ना दोस्तों, इतना समझ में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ ले 10 मार्च को, 10th ऑफ मार्च को तुमने अपील किया था, उसका डिसीजन आया, ठीक है। अपील किया था, डिसीजन आया कब? 10th ऑफ मार्च को। एप्लीकेबल कब होगा? 7 दिन काउंट कर यहाँ से। हाँ, 10th ऑफ मार्च को आया तो तू 10 भी काउंट करेगा ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो कितना हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज कंप्लीट हो चुका है। तो 17th ऑफ मार्च से एप्लीकेबल हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? बवाल लग रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं भाई? नहीं, मजा आएगा तब बोलो, तब मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना भाई बंद कर देते, क्या कहो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेक्शन 34। सेक्शन 34 कुछ है नहीं, ठीक है। सर्टिफाइंग ऑफिसर फाइल सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर कॉपीज इन रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। एंड फर्निश करेगा ऑन फी, मतलब अगर फी तुम पे करोगे तो फर्निश कर सकते हो। फर्निश का मतलब होता है तुमको चाहिए कॉपीज तब, ठीक है। उसके बाद देखो, अब आता है सेक्शन 35 जो कि है ड्यूरेशन और मॉडिफिकेशन, ठीक है। देखो, कोई भी स्टैंडिंग ऑर्डर एक बार सर्टिफाई हो जाए ना, उसको तुरंत तुम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो 6 मंथ तक कोई मॉडिफिकेशन अलाउड ही नहीं होता, ठीक है। 6 मंथ तक कोई मॉडिफिकेशन अलाउड ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लॉ क्या कहता है दोस्तों? लॉ कहता है कि रोज रूल्स वगैरह जो है ना, ये तुम चेंज करोगे तो सिस्टम जो है एक प्रकार का सर्कस लगने लग जाएगा। तो इससे बचाने के लिए एम्प्लॉयर सब लोग कंफ्यूज रहेंगे कि आज पकड़ लो, आज तुम्हारा ऑर्डर आया, तुम्हारा स्टैंडिंग ऑर्डर्स आया, ये सर्टिफाई हो गया, आज लागू हो गया, कल फिर से कोई दूसरा आ गया, मतलब मॉडिफिकेशन के लिए तुमने अप्लाई कर दिया, तो ऐसा तो दिक्कत हो जाएगा ना। एम्प्लॉयर मिसयूज कर सकता है, ठीक है, अपने पावर्स को। एम्प्लॉय कंफ्यूज रहेगा हमेशा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? इसके लिए मिनिमम 6 महीने का लॉक इन पीरियड रहता है। क्या बताओ? 6 महीने का लॉक इन पीरियड, 6 मंथ का लॉक इन पीरियड कह सकते हो तुम, ठीक है। गॉट इट? हाँ जी बताओ, यही है ये और कुछ नहीं है। नॉट मॉडिफाइबल फॉर 6 मंथ फ्रॉम ऑपरेशनल वाला डेट हो चुका है। हाँ जी बताओ। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो सेक्शन 36। सेक्शन 36 क्या कहता है? सेक्शन 36 टॉक्स अबाउट नो ऑरल एविडेंसेस। क्या बताओ? ऑरल एविडेंसेस इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर नॉट एडमिसिबल। इसका मतलब ये कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा है वही चलेगा, ठीक है। मुंह से अगर पकड़ लो किसी ने भी कुछ बोल दिया, ठीक है, मुंह से बोला हुआ कुछ भी काउंट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तुमने स्टैंडिंग ऑर्डर आ गया, स्टैंडिंग ऑर्डर जो कुछ भी है तुम्हारे एस्टैब्लिशमेंट में वो फॉलो होने चाहिए। एम्प्लॉयर आके मुंह से ऑर्डर दे रहा है, कह रहा है कि ये करो, और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर के साथ, ठीक है, तो वो आप वो मुंह जबानी जो है उसको फॉलो नहीं करोगे, आप वो फॉलो करोगे जो
लिखा है स्टैंडिंग ऑर्डर में, क्या है समझ में आ रहा है? सेक्शन 36 हो गया, नो ऑरल एविडेंसेस कॉन्ट्राडिक्टिंग फाइनली सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर इज एडमिसिबल इन एनी कोर्ट, इन एनी कोर्ट, क्या है समझ में आ रहा है? तो कोर्ट में भी तुम नहीं लेकर जा सकते। एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ, पकड़ ले, एम्प्लॉयर ने कहा तुमको, रूल में लिखा है कि तुमको सुबह 10 AM को ऑफिस पहुंच जाना है, स्टैब्लिशमेंट में पहुंच जाना है, फैक्ट्री में पहुंच जाना है, ठीक है, रूल में लिखा है, स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा है, स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा है, और एम्प्लॉयर एक दिन पहले आके कहता है कि तुम लोग आराम से 1 बजे में आओ, 1 PM को आओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ 1 PM को आओ तुम लोग, ठीक है। अब जैसे ही तुमने 1 PM को आए, वैसे वैसे जो तुम्हारा एम्प्लॉयर है वो गुस्सा हो गया तुम्हारे ऊपर झगड़ा करने लग गया, तुम कह रहे कि तुम नहीं आते टाइम पे, ये वो, और तुम सब मिलके कोर्ट चले गए। अब जब तुम कोर्ट चले गए, कोर्ट में जाके कह रहे हो कि एम्प्लॉयर ने खुद मुंह से बोला है 1 बजे आने के लिए, तो कोर्ट उसको एडमिसिबल नहीं लेगा। एम्प्लॉयर चाहे जो भी बोले, तुमको स्टैंडिंग ऑर्डर ही फॉलो करने हैं, ठीक है। और एक जन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पूरा यूनियन रहता है हम वहां पे, क्योंकि एक वर्कर को तो वैसे ही मतलब एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उसको झूठा मूठा का बोल सकता है ना। तो अगर तुम्हारे पास यूनियन है तुम्हारे एस्टैब्लिशमेंट में, तो अगर किसी वर्कर को कहा गया है कि तुम कल 1 बजे आओ, तो वो वर्कर जाके यूनियन से बात करेगा, बोलेगा कि मेरे को 1 बजे आने के लिए बोला, तो यूनियन उसको एडवाइस करेगा, बेटा ये चाल है तुमको निकालने के लिए। तो यही चीज होता है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा दोस्तों? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अगर है तो बता दो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन 37, बहुत ही इजी, ठीक है। अगर स्टैंडिंग ऑर्डर, इसको समझो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, अगर स्टैंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्लियर नहीं है, जो कुछ भी स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा है उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, ठीक है, या फिर उससे रिगार्डिंग मतलब उसके लिए कोई भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो वो मैटर जो है सीधा जाएगा ट्रिब्यूनल के पास, और ट्रिब्यूनल जो इंटरप्रिटेशन करेगा वो फाइनल रहेगा, याद रखना, ठीक है। डिस्प्यूट हो ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ। एप्लीकेशन कौन करेगा? एम्प्लॉयर, कंसर्न्ड वर्कर, ट्रेड यूनियन। डिसीजन मतलब जो ट्रिब्यूनल ने इंटरप्रेट करके दिया वही फाइनल एंड बाइंडिंग रहेगा, ठीक है। क्या इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अगर दिक्कत वाली बात है तो तुम हमसे बोल सकते हो, ठीक है। सेक्शन 38, सेक्शन 38 क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखो एक बार, टॉपिक हेडिंग को देख लो। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एंड लाइबिलिटी टू पे सब्सटेंसेस अलाउंस। सेक्शन 38 ये क्या कहता है? देखो यहां पे देखो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया गया है। क्या बताओ? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एक चेक कर लूँ, एक डेफिनेशन यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे ना टॉपिक लिख दो सस्पेंशन, सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन लिख दो। उसके बाद अब जो मैं कह रहा हूं उसको बहुत अच्छे से सुनो। सस्पेंशन क्या होता है? कोई भी एम्प्लॉय पे अगर एलिगेशन है तो कंपनी बोलती है कि तू अब यहाँ पे काम मत कर, ये हो जाता है सस्पेंशन। ये क्या हो जाता है? सस्पेंशन। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तेरे ऊपर। क्या चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन तेरे ऊपर चल रहा है, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का एलिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कंपनी ने तुमको बोल दिया कि तू अभी काम मत कर, यह है सस्पेंशन। सस्पेंड हो जाना, सस्पेंड मतलब टेम्पररी तुमको निकाल देना काम से, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जब तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो यहाँ पे तुम्हारा इंक्वायरी बैठेगा। देखो, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी फॉर सस्पेंडेंट वर्कर, ये क्या कह रहा है कि जब तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो इंक्वायरी बैठेगा। इंक्वायरी के ऊपर कहा गया है कि इंक्वायरी को 90 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या बताओ? इंक्वायरी विद इन 90 डेज। इंक्वायरी 90 दिन मतलब या फिर 90 डेज के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? 90 डेज के अंदर अंदर, क्या ये याद रख पाओगे? ठीक है। उसके बाद सुनो, उसके बाद सब्सिस्टेंस अलाउंस। सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या का मतलब क्या होता है? देखो, अगर तुमको सस्पेंड कर दिया गया है,
तो क्या सस्पेंशन का मतलब सैलरी बंद हो जाना होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हम लोग देखते हैं ना कि बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाता है काम से, उसका सैलरी बंद नहीं होता। उनके लिए एक्चुअली वरदान है सस्पेंशन। तुमको लगता होगा कि सस्पेंशन उनके लिए बहुत बड़ा, ऐसे फिल्मों में दिखाता है, भैया वो लोग सस्पेंड होने के लिए बैठे रहते हैं कि सस्पेंशन मिल जाए भाई 1 साल का, मजा आ जाए। क्योंकि सस्पेंशन जो है ना, तुमको विद सैलरी मिलता है, मतलब सैलरी तुम्हारे घर तक पहुंचेगा, तुम सस्पेंड हो, काम नहीं करोगे तुम, एक प्रकार का हॉलीडे। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे तो तुम आईएएस ऑफिसर नहीं हो, आईपीएस ऑफिसर नहीं हो, तो तुम्हारे लिए सस्पेंशन जो है वो भी यहाँ पर भी तुम्हारा अलाउंस मिलेगा। उसी को कहा जाता है सबसिस्टेंस अलाउंस। सबसिस्टेंस अलाउंस इसी को कहा जाता है सबसिस्टेंस अलाउंस। अब कितना मिलेगा? 100% मिलेगा? कितना मिलेगा, ये है क्वेश्चन। अब देखो, अगर 90 डेज के लिए तुम सस्पेंड हुए हो तो 50% ऑफ वेज तुमको मिलेगा। 90 डेज के बाद अगर तुम्हारा सस्पेंशन कंटिन्यू कर रहा है तो 75% वेज तुमको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डिले हो रहा है बेटा, ये वर्कर का फॉल्ट नहीं है, इट इज नॉट वर्कर का फॉल्ट। ठीक है, क्या ये याद रख पाओगे? ठीक है, चलो, इजी पीजी, इजी पीजी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पावर टू एग्जेम्प्ट। क्या बताओ? पावर टू एग्जेम्प्ट, सेक्शन 39। क्या बताओ? पावर टू एग्जेम्प्ट ये किसके पास रहता है? गवर्नमेंट के पास। सिंपल, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कह लो। गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट एनी एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। इन सारे, इस पूरे चैप्टर को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है कि इस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये सारे एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद कितना बचा है देख लूँ। बचा तो है भाई, थोड़ा फटाफट करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा स्पीड में जाऊंगा मैं। नोटिस ऑफ चेंज, क्या बताओ? नोटिस ऑफ चेंज, इसको बहुत अच्छे से समझना है। नोटिस ऑफ चेंज 1 घंटा लूंगा मैं लेक्चर, ठीक है, प्रॉपरली, तो बहुत अच्छे से बैठ के समझना है इसको। नोटिस ऑफ चेंज, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझो। सेक्शन 40 क्या कहता है? कहता है कि एम्प्लॉई जो है ये किसी प्रकार का मशीन तो नहीं है। ठीक है, कि कोई भी तुम नया रूल लेकर आ जाओ और वो एक्सेप्ट कर लेगा, है ना? ऐसा तो नहीं। ये तो तुम्हारा कोई भी तुम रूल्स कुछ भी तुम बोल दो, वो क्या एक्सेप्ट कर लेगा? हाँ जी, नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। देखो, एम्प्लॉयर कोई भी सर्विस रूल चेंज अगर करना चाहता है, क्या करना चाहता है? चेंज अगर करना चाहता है, ठीक है, चेंज सर्विस रूल लिख दो या फिर सर्विस कंडीशंस लिख सकते हो। चेंज अगर करना चाहता है तो उसको सबसे पहले ही हैज टू गिव, क्या बताओ? 21 डेज का नोटिस। 21 डेज का नोटिस, 21 डेज का नोटिस। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉई जो है बेटा, वो मशीन तो है नहीं, कुछ भी तुम बोल दो वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्या ऐसा? नहीं ना। ठीक है, उसको प्रिपेयर होना होता है भाई, एडजस्ट करना पड़ेगा। नया तुम्हारा सर्विस रूल चेंज हो रहा है, सर्विस कंडीशंस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अगर सर्विस चेंज हो जाए और उसको मन में ऐसा आ रहा है कि मेरे को प्रोटेस्ट करना है, भाई ये जो चेंज हुआ है ना, इसके अगेंस्ट मेरे को प्रोटेस्ट करना है, तो प्रोटेस्ट करने के लिए भी तो उसको रेडी होना होगा। तो ये सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद रूल बनाया गया है कि बेटा 21 डेज का नोटिस दो। अगर एम्प्लॉयर सर्विस रूल या फिर कंडीशंस लिख दो, चेंज करना चाहता है तो 21 डेज का नोटिस पीरियड जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया ना, वो गांठ बांध लो। गांठ मतलब समझ में? गांठ मतलब नॉट, टाई अ नॉट। सो गांठ बांध लो कि यही तुमको याद रखना है। इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ के कोई फायदा नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक रहेगा, आएगा सेक्शन 41। जो कुछ करना ही नहीं है इसमें, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पूरा अथॉरिटी रहता है कि वो एग्जेम्प्ट कर सकता है, सेक्शन 40 एग्जेम्प्ट कर सकता है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी रहता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। क्या बताओ? वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये दोस्तों, इसको समझना है। ठीक है, समझो। पहले समझो, उसके बाद मैं यहाँ से मार्किंग करके तुमको समझाऊंगा। ठीक है,
वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। टॉपिक से तुमको पता चल रहा है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में किसी प्रकार का झमेला हो जाए, किसी प्रकार का दिक्कत हो जाए, किसी प्रकार का झमेला हो जाए, किसी प्रकार का दिक्कत अगर हो जाए, तो ये वॉलंटरीली कोर्ट में ना जाकर आर्बिट्रेशन का मदद ले सकता है। आर्बिट्रेशन हम लोगों ने जेआईजीएल में देख रखा है, आर्बिट्रेशन का वो लोग मदद ले सकता है, ठीक है, ये स्मार्ट लोग करते हैं। तो एम्प्लॉयर प्लस वर्कर डिसाइड करते हैं क्या, कि कोर्ट नहीं जाएंगे दोस्तों, कहाँ पे जाएंगे, एक थर्ड पार्टी से डिसाइड करवा लेंगे, जिसको हम लोग आर्बिट्रेशन कहते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, ओके, यहां से मैं दिखाता हूं तुमको। ये अंपायर, आर्बिट्रेटर को अंपायर भी कहा जाता है काफी बार, ठीक है, ये हम लोग ने जेआईजीएल में करवाया है आपको। अंपायर मतलब प्रिंसिपल आर्बिट्रेटर। अच्छा, आर्बिट्रेशन का जो रूल है ना, वही यहाँ पे तुमको लिखना है, बस सिंपल चीज है, मैं तुमको बता देता हूँ। रेफरेंस, एम्प्लॉयर वर्कर कैन रेफर एग्जिस्टिंग एप्रीहेंडेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन बाय रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अंपायर हो सकता है, अंपायर मैंने तुमको यहाँ पे बता दिया है। फॉर्म, सिग्नेचर, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए, साइन बाय द पार्टीज। एजी को बता देना है बेटा, गवर्नमेंट को बता देना कि हम लोगों ने ये जो है आर्बिट्रेशन के साथ, ठीक है, एंड कंसाइलिएशन ऑफिसर को कॉपी सेंड कर देना है कि हमारा आर्बिट्रेशन हो चुका है। नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट, इफ एजी सेटिस्फाइड रेफरर्स रिप्रेजेंट majority, AG may notify, non-parties get hearing opportunity. Workers represented by negotiating union, council, trade union, prescribed representatives in the person in person authorized representative वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद आर्बिट्रेशन अवार्ड, जो अवार्ड रहेगा वो बाइंडिंग रहेगा, एजी को सबमिट कर देना है अवार्ड को। एजी में प्रोहिबिट continuance of existing strike lockout related to arbitrated dispute, ठीक है। फिर नॉन एप्लीकेबिलिटी, आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1996 डज नॉट अप्लाई टू आर्बिट्रेशन अंडर दिस सेक्शन। अच्छा, ये आर्बिट्रेशन एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर भी आर्बिट्रेशन का मतलब एंड मीनिंग वही है, इस बात को तुमको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अच्छा, एक है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, कंसाइलिएशन ऑफिसर बैठेगा, इंडस्ट्रियल का ट्राइब्यूनल भी है, ठीक है। फाइनलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल, मतलब देखो ट्रिब्यूनल का जो कुछ भी, ये हम लोगों ने आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलिएशन में भी मैंने पढ़वाया तुम सबको कि ट्रिब्यूनल अगर पकड़ ले, ट्रिब्यूनल का मतलब 3 बंदे होने चाहिए। अगर ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी ट्रिब्यूनल ने जजमेंट आ चुका है, तो एग्जिस्टिंग ऑफ वैकेंसी, अगर ट्रिब्यूनल का जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफेक्ट है, ठीक है, वैकेंसी है, कोई एक बंदा नहीं है, पकड़ ले, डिफेक्ट है इन द ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशन, इज नॉट अ ग्राउंड टू क्वेश्चन दी एजीज नोटिफिकेशन ऑफ मेंबर्स अपॉइंटमेंट और ट्रिब्यूनल का प्रोसीडिंग। ट्रिब्यूनल सही प्रकार से प्रोसीड कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है, इसके ऊपर तुम क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकते। ट्रिब्यूनल में होना चाहिए 3, लेकिन अगर नहीं है, 2 है, ठीक, फिर भी उसका प्रोसीडिंग सही है, ये हम लोग मान के चलेंगे, तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? ये सेम चीज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वहां पर भी एप्लीकेबल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर आता है नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। अच्छा, कुछ मैं होमवर्क दूंगा, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल रीड करना है, ठीक है, कौन कौन लोग हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत रीड कर लो, मैंने लिखा दिया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल चीज है, तुमको कॉन्स्टिट्यूशन देखना है। एजी में कंस्टिट्यूट 1+ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एडजुडिकेशन, ये मतलब जो है ना कहानी है, तुमको सिर्फ नॉर्मली रीड करना है। 43 में है कंसाइलिएटिंग ऑफिसर, 43 में कौन है बताओ, कंसाइलिएटिंग ऑफिसर, ठीक है, इमीडिएटर का काम करवाता है, सेटलमेंट करवाता है, इसको याद रखो, सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ उसको याद रखो। मीडिएटर का काम करता है, मीडिएट करता है, ठीक है, सेटलमेंट करवाता है, गॉट इट। 44 में आता है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, ये क्या करता है,
ये कोर्ट जैसा है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, जो तुमको पता है। कॉम्पोजिशन में आता है जुडिशियल मेंबर्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा ये नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इसको हम लोग कह सकते हैं नेशनल ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। नेशनल इंपॉर्टेंस में मल्टीपल स्टेट का अगर डिस्प्यूट है तो यहाँ पे देखा जाता है। क्या बताओ? मल्टीपल स्टेट का डिस्प्यूट, याद रखना। इसको समझो अच्छे से। सेक्शन 47, एक पेज ले लेता हूं मैं फटाफट। देखो सिंपल सा चीज है। सेक्शन 47 क्या बताओ? सेक्शन 47, सेक्शन 47 क्या कहता है? सेक्शन 47 टॉक्स अबाउट डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, दो ही है। इनमें डिसीजन होता है, इनमें मतलब कोर्ट जो है डिसाइड करता है, मतलब यही ट्रिब्यूनल है, यही डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। अब डिसीजन कैसे पास होते हैं समझो। यहां पे बैठते कौन है? अगर पकड़ लो यहां पर दो मेंबर बैठे हैं, एक है तुम्हारा बताओ फटाफट कौन? हाँ जी, जुडिशियल मेंबर, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बैठे हैं, ठीक है। तो दोनों अगर सहमत हो जाए, दोनों अगर अग्री कर ले दोनों अगर अग्री कर ले तो डिसीजन हो जाता है, डिसीजन फाइनल है, डिसीजन फाइनल हो जाता है, ठीक। और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो क्या करेंगे? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो क्या करेंगे? अगर जेएम एंड एएम दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो क्या करेंगे? यह है क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो क्या करेंगे? तब आता है थर्ड टाई ब्रेकर इंसान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ जी, ये भी एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। यहाँ पे थर्ड इंसान का एंट्री होता है, थर्ड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इसका एंट्री होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जब ये थर्ड इंसान एंटर करता है ना, तब होता है मेजॉरिटी में डिसीजन। क्या बताओ? मेजॉरिटी में डिसीजन। जो भी मेजॉरिटी कहेगा, एक है, दो है, अब ये नया बंदा तीन है, तो पकड़ लो इन दोनों ने एक चीज कह रहा है तो वो फाइनल, या फिर अगर ये और ये एक चीज कह रहा है तो वो फाइनल। तीन इंसान आ जाएंगे ना, थर्ड इंसान आ जाएगा यहाँ पे। क्या है समझ में? ये भी एक प्रकार का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, ठीक। क्या है समझ में आ रहा है? इसको देख लेते एक बार। देखो, सीजे में कंस्टिट्यूट 1+ नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल फॉर डिस्प्यूट ऑफ नेशनल, ये तो हो गया भाई, ये वाला डिसीजन बाय कंसेंसस ऑफ मेंबर स्टेट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस रेफर्स टू एजी, ठीक है। मेंबर्स क्या कहता है कि स्टेट करता है कि भैया हमारे बीच में डिफरेंसेस हो रहे हैं, और ये रेफर हो जाता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। एजी अपॉइंट करता है दूसरा जेएम फ्रॉम अनदर ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनआईटी, टू हियर डिस्प्यूटेड ओपिनियंस या फिर पॉइंट्स। डिसीजन बाय मेजॉरिटी का ओपिनियन होगा, ठीक है। ओरिजिनल मेंबर प्लस अपॉइंटेड जेएम जो है वो डिसीजन लेंगे। क्या है समझ में आ रहा है? नेशनल इंडस्ट्रियल, अच्छा एक बार ये फटाफट करा देता हूँ मैं तुमको। नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में कॉम्पोजिशन देख लो, 2 सीजी अपॉइंटेड मेंबर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैजिस्ट्रेट। इस बात का तुम याद रखना, ठीक है। दो बंदे बैठेंगे नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में, याद रखना, ठीक है। और यहां पर भी दो मेंबर बैठेंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैजिस्ट्रेट नहीं होता, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। फ्लो में निकल जाता है कभी कभार, ठीक है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। लिखाई तो यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, दूसरा है जुडिशियल मेंबर, ठीक है। तो जुडिशियल मेंबर एंड हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो है, ये दो बैठते हैं। अगर दोनों के बीच में बात नहीं बन रहा है तो तीसरा वाला अपॉइंट होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों ये प्रोसीजर एंड पावर ऑफ आर्बिट्रेटर, कंसाइलिएटिंग ऑफिसर, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल।
बस, और ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, सांस लेते रहो, कंप्लीट हो जाएगा। आज कंप्लीट कर देते, एग्जामिनेशन भी सामने है ना। अच्छा इसको समझो, सबसे पहले क्या होता है। सेक्शन 49 एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्शन है। मतलब ये जो हमारा पावर ऑफ आर्बिट्रेटर, कंसाइलेटिंग ऑफिसर, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इनके पावर्स के बारे में, प्रोसीजर एंड पावर्स के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। सिंपल चीज अगर मैं तुमको बताऊं, कोड जैसा ऑथोरिटी मिलता है इनके पास, कोड जैसा पावर मिलता है इनके पास, ठीक है, कोड जैसा पावर मिलता है। सबसे पहले प्रोसीजर के बारे में बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। क्या बताओ, फ्लेक्सिबल है। आर्बिट्रेटर, कंसाइलेटिंग ऑफिसर, ट्रिब्यूनल या फिर एनआईटी अपना प्रोसीजर खुद डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? प्रोसीजर का फ्लेक्सिबिलिटी कि वो किस प्रोसीजर से फॉलो करेंगे। कोड जैसा प्रोसीजर सेम टू सेम यहाँ पे फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, बस कोड के अंदर रहना चाहिए। मतलब ये जो कोड हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंडर रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, समझ में आ चुका है। राइट ऑफ एंट्री, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन पावर। क्या बताओ, इन्वेस्टिगेशन पावर। अब जो ये सर्टिफाइंग ऑफिसर है या फिर जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर रहेगा, वो फैक्ट्री प्रीमाइस में जा सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है डिस्प्यूट समझने के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन रीजनेबल नोटिस देना होगा, बस इतना याद रखना है। सी और ऑथराइज्ड ऑफिसर में विद रीजनेबल नोटिस एंटर प्रीमाइस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंक्वायरी। रीजनेबल नोटिस देने के बाद, ठीक। पावर ऑफ सिविल कोड, सिंपल, ये इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उतना याद रखो। सिविल कोड जैसा पावर है, सिंपल चीज। सिविल कोड में ये बस क्या क्या पावर रहता है, एविडेंस लेना, ओथ पे स्टेटमेंट लेना, विटनेस को बुलाना, डॉक्यूमेंट्स मंगवाना, ये सारा चीज तो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है ना जेएजेल पर के, बस ये याद रखना है। फिर आता है हमारा एक्स्ट्रा पावर या फिर एडिशनल पावर ऑफ सीओ। एडिशनल पावर क्या है, देखो उसके पास एक एडिशनल पावर ये रहता है कि सीईओ का जो रोल है वो थोड़ा और पावरफुल यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये लोगों को फोर्स कर सकता है कि अपीयर होने के लिए, क्या बताओ, अपीयर होने के लिए लोगों को फोर्स कर सकता है, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है। तो एनफोर्स अटेंडेंस का मतलब क्या होता है, फोर्स करना, आओ बेटा इंस्पेक्ट करेंगे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद एसेसर, एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं, आंसर यस, सिंपल चीज है। फिर डीम्ड पब्लिक सर्वेंट, ये जो सीईओ है या फिर ट्रिब्यूनल के मेंबर्स है या फिर एनआईटी के मेंबर्स है, ये हमेशा ये सब लोग पब्लिक सर्वेंट्स ही माने जाएंगे, इसका याद रखना, ठीक है। कॉस्ट डिसाइड कौन करेगा, ट्रिब्यूनल एनआईटी डिसाइड करेंगे कि कौन कॉस्ट पे करेगा, जो यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है इसका कॉस्ट कौन पे करेगा। Discretion of tribunal and IT, recoverable as land revenue, arrears, ये छोड़ दो, ये तुमको याद नहीं रखना। यहाँ तक डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रिब्यूनल्स के और जो भी कॉस्ट है वो कौन रिकवर करेगा, ठीक है। फिर सिविल कोर्ट का स्टेटस हम लोगों ने देखा है, एग्जीक्यूशन तो ठीक ही है। एग्जीक्यूशन में क्या है, जो अवार्ड ऑर्डर दिया गया है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है ना, सिविल कोर्ट जैसा ही, करेक्ट, सिंपल चीज। तो एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि ये तुम आर्बिट्रेटर, कंसाइलेटर ऑफिसर, ट्रिब्यूनल, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सोच के इसको हल्के में मत लो। ऑर्डर दिया गया है तो एनफोर्स भी होगा, सिर्फ पेपर में नहीं दिखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ पेपर में ही है, सिर्फ पेपर में ही नहीं रहेगा, इसको एनफोर्स भी करना है, ठीक है। क्या है, समझ में आ रहा है? कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन 53। क्या बताओ, सेक्शन 53 बहुत ही ब्यूटीफुल चीज। देख, इसके बाद होगा स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। ये तो मैं पहले से मार्क करवा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले देखो सेक्शन 53 क्या कहता है, कंसाइलिएशन एंड एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट। बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। सबसे पहले इनिशिएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनिशिएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है। प्रोसेस स्टार्ट कब होगा, ठीक है। कंसाइलिएशन ऑफिसर जो है वो एक्शन लेगा, ठीक है। ऑफिसर एक्शन लेगा जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर डिस्प्यूट आने वाला है, मतलब अप्रीहेंड हो रहा है कि डिस्प्यूट आएगा, ठीक है, या फिर सेक्शन 62 का नोटिस दे दिया गया है, तब
तो सिंपल चीज, होल्स कंसाइलिएशन प्रोसीडिंग इफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट, या फिर एप्रीहेंड हो रहा है। एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है कि लग रहा है कि आने वाला है, या फिर सेक्शन 62 का नोटिस मिला है। ठीक, आगे देखेंगे सेक्शन 62, टेंशन ना लो। अच्छा, 2 साल पुराना डिस्प्यूट का, 2 साल अगर पुराना डिस्प्यूट है तो उसको हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। 2 साल तक डिस्प्यूट है तो उसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन 2 साल पुराना वाला डिस्प्यूट हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आता है रोल ऑफ सीओ, सर्टिफाइंग ऑफिसर। अच्छा, सर्टिफिंग ऑफिसर का काम क्या होता है, सिंपल बता दो। जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करना, दोनों पार्टीज को समझना, ठीक है, एंड सेटलमेंट करवाना, यही होता है उसका काम, सेटलमेंट करवाना विदाउट एनी डिले। फिर स्टेप 3 में आता है रिपोर्ट सेटलमेंट मेमो। अगर सेटलमेंट हो गया है तो सीओ क्या करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, साइन करेगा सेटलमेंट मेमोरेंडम, अटैच करेगा एंड एजी को भेज देगा। एजी मतलब एजी मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेज देगा। ठीक है, उसके बाद मतलब क्या लिखाएगा, मतलब यहाँ पे क्या लिखा रहता है उनको, वो बताएगा कि झगड़ा जो चल रहा था ना, एजी साहब, एजी साहब झगड़ा जो चल रहा था हमने सेटलमेंट करवा दिया है, एक बनारसी पान खिला देना। ठीक है, तो ये वाला बात जो है वो हमारा सीओ जो है वो रिपोर्ट भेजता है एजी को एंड बोलता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अच्छा रिपोर्ट भी देना होता है। अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो सीओ क्या करेगा, फुल डिटेल रिपोर्ट बनाएगा, पार्टीज प्लस एजी को भेजेगा कि सेटलमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, रिपोर्ट में क्या रहेगा कि क्या स्टेप लिए गए थे, ठीक है, क्या फैक्ट्स थे, क्यों सेटलमेंट फेल हुआ, ये सब बातें जो है, रीजन फॉर नो सेटलमेंट, ये सब बातें जो है लिखा होगा। ठीक है, टाइम लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, 45 डेज के अंदर रिपोर्ट देनी होती है। जैसे तुम्हारे पास केस पहुंचा 45 डेज के अंदर रिपोर्ट देनी होती है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल केस अगर है तो 14 डेज के अंदर। ठीक है, एक्सटेंशन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल विद सीईओ का अप्रूवल प्लस रिटर्न पार्टी का अग्रीमेंट, एक्सटेंशन भी हो सकता है। ठीक है, करेक्ट। अब हम लोग करेंगे स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या करेंगे हम लोग, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, इसको समझना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जामिनेशन में बार बार आया है और बहुत बार आएगा। स्ट्राइक क्या होता है सबसे पहले वो समझो, उसके बाद लॉकआउट समझेंगे, उसके बाद उनके डिटेल्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, स्ट्राइक क्या होता है, वर्कर का काम करना बंद कर देना। ठीक है, किसके लिए, क्या वो काम छोड़ना चाहते हैं, आंसर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर को प्रेशर करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, एम्प्लॉयर को प्रेशराइज करने के लिए काम का रोक देना, उसको कहा जाता है स्ट्राइक। गॉट इट, मतलब वर्कर क्या बोलते हैं स्ट्राइक में, क्या बोलते हैं कि हमारा डिमांड जो है वो नहीं मानेंगे आप, कौन, एम्प्लॉयर, तो हम लोग काम बंद रखेंगे, इसी का मतलब होता है स्ट्राइक। स्ट्राइक का ये मतलब नहीं होता, कभी भी कतई भी नहीं होता कि वो छोड़ना चाहते हैं कंपनी, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, स्ट्राइक बहुत प्रकार के हो सकते हैं, काम पे ना जाना, काम स्लो करना, ठीक है, ये भी स्ट्राइक है, काम स्लो करना, टूल्स डाउन, टूल्स डाउन भी एक तरीका होता है। टूल्स डाउन का मतलब होता है फैक्ट्री में बैठ गए, काम नहीं कर रहे, मतलब टाइम पास कर रहे हैं, इसको भी स्ट्राइक कहा जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी बबुआ, हाँ जी बबुआ, समझ में आ रहा है? ये हो गया तुम्हारा स्ट्राइक। ठीक है, लॉकआउट क्या होता है, अब ये है उल्टा, ये हथियार है एम्प्लॉयर का, स्ट्राइक हथियार है एम्प्लॉई का, लॉकआउट हथियार है एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर का फैक्ट्री बंद कर देना टू प्रेशराइज वर्कर कि बेटा फैक्ट्री बंद रखेंगे, पैसा भी नहीं देंगे, तुम लोग सीधी नहीं हो रहे दोस्तों। ये जो हमारा क्या कहता है एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय को कह रहे तुम लोग सीधे नहीं हो रहे हो, मैंने गेट बंद कर दिया है, तुमको एंट्री नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसको कहा जाता है लॉकआउट, ना पैसा मिलेगा ना एंट्री मिलेगा। समझ में आ रहा है? और हम फैक्ट्री बंद ही कर देंगे, ऐसा धमकी देना। समझ में आ रहा है? ठीक है, स्ट्राइक है काम बंद, लॉकआउट है फैक्ट्री बंद, याद रखो। स्ट्राइक है एम्प्लॉई का हथियार, लॉकआउट है एम्प्लॉयर का हथियार।
स्ट्राइक है एम्प्लॉयर पे प्रेशर डालना, एंड लॉकआउट है वर्कर पे प्रेशर डालना। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, करेक्ट। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब समझो, देखो यहां से प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। वर्कर कैनॉट स्ट्राइक, वर्कर कैनॉट स्ट्राइक, वर्कर स्ट्राइक नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते इसको समझो। 60 डेज का नोटिस दिए बिना तुम स्ट्राइक नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? स्ट्राइक नहीं कर सकते। वर्कर कैन नॉट स्ट्राइक विदाउट 60 डेज प्रायर स्ट्राइक का नोटिस। तो तुमको 60 डेज का नोटिस देना ही होता है। स्ट्राइक तुम स्टार्ट नहीं कर सकते विद इन 14 डेज ऑफ नोटिस। जैसे नोटिस दे दिया उसके 14 दिन के अंदर अंदर तुम स्ट्राइक स्टार्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर 60 डेज का नोटिस देने का मतलब क्या हो गया फिर? 60 डेज का नोटिस देने का क्या फ़ायदा हो गया फिर? तो आंसर है कि ये रूल है, ये नॉर्मल जनरल रूल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है तो 14 दिन के बाद वो लोग स्ट्राइक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर अंदर नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बिफोर नोटिस का एक्सपायरी डेट, नोटिस में जो भी तुमने एक्सपायरी डेट लिखा है, जो भी तुमने लिखा है कि इस दिन से स्टार्ट करेंगे, वो दिन आने तक तुम लोग स्ट्राइक नहीं स्टार्ट कर सकते। नोटिस के हिसाब से जाना होगा, ठीक है। नोटिस दिया है तो उसका रिस्पेक्ट करना होगा, ड्रामा नहीं कर सकते तुम। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद देखो, अगर कंसाइलिएशन प्रोसीडिंग चल रहा हो, ठीक है, तो 7 डेज आफ्टर कंक्लूजन, इसका मतलब क्या होता है कि कंसाइलिएशन हो चुका है तुम्हारे बीच में, कंसाइलिएशन खत्म हो चुका है, उसके 7 दिन तक नहीं कर सकते, उसके बाद कर लेना। फिर ड्यूरिंग ट्रिब्यूनल एनआईटी प्रोसीडिंग 60 डेज आफ्टर कंक्लूजन, ट्रिब्यूनल का प्रोसीडिंग चल रहा है, एनआईटी का प्रोसीडिंग चल रहा है, तो उसके 60 दिन के बाद तुम कर सकते हो। ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग 60 डेज आफ्टर कंक्लूजन, ड्यूरिंग सेटलमेंट अवार्ड का ऑपरेशन, ड्यूरिंग सेटल अवार्ड का जो है ऑपरेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जब सेटलमेंट या फिर अवार्ड इन्फोर्स हो रहा हो, ठीक है, तो स्ट्राइक अलाउड नहीं है। सेटलमेंट अवार्ड क्या होता है? सेटलमेंट तो सेटलमेंट होता है, अवार्ड क्या होता है? कोर्ट ने कुछ जो जजमेंट सुनाया, जिसकी फेवर में सुनाया, उसको अवार्ड मिला है, तो वही बात है। सर वो क्या, वो मतलब मेडल वेडल मिलता है? अवार्ड मतलब तुम्हारे हित में अगर कोई डिसीजन आया है उसको अवार्ड कहते हैं, ठीक है। तो सेटलमेंट हो या फिर अवार्ड का ऑपरेशन चल रहा हो, ऑपरेशन मतलब सर वो ऑपरेशन थिएटर में, बेटा लिटरली मत लो यार सब चीज़ों को। ऑपरेशन का मतलब होता है चलना, ठीक है, अप्लाई होना, ठीक है, अप्लाई होना, करेक्ट। अब देखो एम्प्लॉयर के ऊपर क्या रूल्स है, अब देखेंगे हम लोग एम्प्लॉयर के ऊपर क्या रूल्स है। रूल बुक सेम ही है दोनों के लिए। एम्प्लॉयर भी स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर सकता, एम्प्लॉयर जो है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। देखो सबसे पहले सेम कंडीशन ए से लेकर जी अप्लाई करेगा फॉर स्ट्राइक, मतलब यहां से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी जो है पूरा का पूरा अप्लाई होगा एम्प्लॉयर के ऊपर भी, वो लॉकआउट नहीं कर सकता इन सारे कंडीशंस में, ठीक। उसके बाद देखो नोटिस इंटीमेशन, एम्प्लॉयर जो है नोटिस इंटीमेशन, एम्प्लॉयर क्या करेगा? स्ट्राइक या लॉकआउट का नोटिस देगा, एजी को देगा सबसे पहले, ठीक है, स्पेसिफाइड ऑथोरिटी को भेजेगा। समझ में आ रहा है? एम्प्लॉयर सेंड स्ट्राइक लॉकआउट नोटिस ऑन इंटीमेशन टू एजी स्पेसिफाइड ऑथोरिटी ऑन द डिक्लेरेशन डे। जिस दिन डिक्लेरेशन हो गया कि हाँ लॉकआउट करेंगे, उस दिन भेज देना। स्ट्राइक नोटिस बाय स्पेसिफाइड पर्सन, लॉकआउट नोटिस एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, मतलब प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लॉकआउट का नोटिस तुमको देना होता है। स्ट्राइक का भी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन जो है स्ट्राइक के लिए नोटिस भेज सकते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग, एम्प्लॉयर रिपोर्ट टू एजी ऑथोरिटी एंड सीओ विद इन 5 डेज। 5 दिन के अंदर अंदर कितने स्ट्राइक, देखो एम्प्लॉयर को कितने स्ट्राइक या फिर लॉकआउट के नोटिस मतलब जिस दिन ही स्ट्राइक एंड लॉकआउट का नोटिस मिल गया, 5 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा एजी को और सीओ को। नंबर ऑफ नोटिसेस रिसीव्ड या फिर गिवन टू एजी, एम्प्लॉयर्स रिपोर्ट नंबर ऑफ नोटिसेस, रिपोर्ट करेगा किसको? एजी को, एंड सीओ विद इन 5 डेज। जितना भी नोटिस रिसीव किया है या फिर उसने दिया है, खुद लॉकआउट के लिए नोटिस दिया है या फिर स्ट्राइक के लिए नोटिस मिला है उसको। अच्छा,
इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, क्या बताओ इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। ओके, सिंपल चीज याद रखो बेटा, कोई भी तुम ये सब कुछ फॉलो नहीं कर रहे हो ना तो वो सारा इलीगल है, इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स है, याद रखना, बस इतना ही याद रखो। कोई भी सपोर्ट एंड फर्दरेंस के लिए तुम कोई भी स्ट्राइक या फिर लॉकआउट को फंड नहीं कर सकते, वो इलीगल स्ट्राइक में आ जाएगा, इलीगल स्ट्राइक या फिर लॉकआउट में आ जाएगा, ठीक है। उसको कंटिन्यू करने के लिए तुम मनी नहीं दे सकते। अच्छा, उसके बाद लेआउट और 2-3 टॉपिक है, कंप्लीट कर लेंगे। रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों के बीच में बहुत ही गहरा डिफरेंसेस है, ये तुमको समझना होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना होगा, बहुत ही डिटेल्ड वे में समझना होगा कि ले ऑफ अलग चीज है, रिट्रेंचमेंट अलग चीज है एंड क्लोजर अलग चीज है, ठीक। देखो समझो इस चीज को अच्छे से, देखो ले ऑफ का मतलब क्या होता है। ले ऑफ का मतलब होता है कि वर्कर रेडी है काम करने के लिए, इसको समझो अच्छे से। कहाँ गया ये, ले ऑफ का मतलब होता है वर्कर रेडी है काम करने के लिए पर एम्प्लॉयर काम करने नहीं दे रहा या फिर दे पा रहा, समझ में आ रहा है, मतलब वो चाहता है काम हो लेकिन वो काम करने नहीं दे पा रहा है। रीजन क्या है, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों, पावर कट हो गया, रॉ मटेरियल नहीं है अभी, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, इकोनॉमिक इशू चल रहा है, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। इसको कहा जाता है ले ऑफ करना, सब लीगल है। जैसे बहुत सारे आईटी कंपनीज अभी ले ऑफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ले ऑफ कर रहे हैं, बहुत ही डेट मतलब ब्लड बात वाला सिचुएशन हो गया आईटी सेक्टर में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ले ऑफ, करेक्ट। फिर आता है रिट्रेंचमेंट, क्या बताओ रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट क्या है, एम्प्लॉयर वर्कर को परमानेंटली निकाल देता है। अब ये जो ले ऑफ कह रहे हैं ना, ले ऑफ कर देना, तुमको ले ऑफ कर देना मतलब कितना शातिर है वो लोग। ले ऑफ कर देना का मतलब होता है कि टेम्पोररी निकाल रहे हैं तुमको, अब जैसे ही तुमको तुम्हारा जरूरत होगा हम लोग बुला लेंगे, ये तो बोलने का बात होता है ना, लेकिन फिर भी इसका टर्म है, इसको कहा जाता है ले ऑफ। रिट्रेंचमेंट है परमानेंट रिमूवल, एम्प्लॉयर वर्कर को परमानेंटली निकाल देता है, समझ में आ रहा है, ये एज अ पनिशमेंट नहीं है, याद रखना। रीजन इसका अलग हो सकता है, रीजन है कॉस्ट कटिंग कर रहा है, एक्स्ट्रा स्टाफ बढ़ चुका है, बिजनेस डाउन चल रहा है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे वर्कर की जॉब जो है परमानेंटली खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कंपेंसेशन भी देना पड़ता है रिट्रेंचमेंट में, याद रखना, ठीक है, कंपेंसेशन भी आपको देंगे। उसके बाद आता है क्लोजर। क्लोजर तो बेटा सिंपल चीज है, पूरा बिजनेस बंद कर देना, ये है क्लोजर, ठीक है। लॉस हो गया, फाइनेंशियल कोलैप्स हो गया, ओनर का डिसीजन है हम बंद करना चाहते हैं इस बिजनेस को, सिंपल बात, ठीक, ये समझ में आ चुका है। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पे कराने लायक क्या चीज़ है मैं तुमको दिखा देता हूँ, इधर आ जाओ, सीधा इधर, ये तुमको मीनिंग समझ में आ चुका है, तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ चुका है, ठीक है। ये लिख लेना जो मैंने बताया तुमको, ठीक है, इतना याद रखो बस। अब देखो ले ऑफ होगा, रिट्रेंचमेंट होगा, तुम्हारा कुछ अधिकार तुमको मिलने वाला है, ये तुमको देखने वाले हो तुम, देखो डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, ये एक बार देख लो, कंटिन्यूअस सर्विस का डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, वर्कर ने बिना ब्रेक के काम किया है, ठीक है, ये है कंटिन्यूअस सर्विस। क्या बताओ, वर्कर ने बिना ब्रेक के काम किया है तो वो है कंटिन्यूअस सर्विस। लेकिन अगर पकड़ लो, यहाँ पे कंटिन्यूअस सर्विस में एक एक्सेप्शन है, ठीक है, मैं तुमको बता देता हूँ, एक सेकेंड। अनइंटरप्टेड सर्विसेज, क्या बताओ, अनइंटरप्टेड सर्विसेज, ठीक है, तो उसको कंटिन्यूअस सर्विस मतलब वर्कर बिना ब्रेक किए काम किया, लेकिन इंटरप्शन है, थोड़ा बहुत बीच में गायब हुआ है, किसके कारणवश, सिकनेस के कारणवश, ऑथराइज्ड लीव के कारणवश, एक्सीडेंट के कारणवश, नॉन इलीगल स्ट्राइक के कारणवश स्ट्राइक किया था, लॉकआउट के कारणवश, ठीक है, या फिर कोई भी जो भी रीजन वर्कर की गलती नहीं है वो, ठीक है, वर्कर का फॉल्ट नहीं है वो, इसको भी हम लोग कंटिन्यूअस सर्विस में मानेंगे, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ से ये वाला पोर्शन देखो,
डीम्ड कंटिन्यूअस सर्विस, डीम्ड कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब क्या होता है? अगर एक्चुअली में कंटिन्यूअस सर्विस तुमने नहीं किया है, लेकिन चलो हम लोग मान लेते कि वो तूने कंटिन्यूअस सर्विस किया है, ये मान लेना, इसको कहा जाता है कि डीम्ड कंटिन्यूअस सर्विस। ये एग्जामिनेशन का फेवरेट है, ठीक है, याद रखना। देखो पहला केस, वर्कर को कंटिन्यूअस माना जाएगा अगर उसने माइन में काम किया, अंडरग्राउंड काम किया है, 190 डेज काम किया है उसने, ठीक है, समझ में आ रहा है? वर्कर ने मोर देन 190 डेज या फिर इक्वल्स टू 190 डेज काम किया हो बिलो, तो 1 साल तक तुमने काम किया है, ये हम लोग मान के चलेंगे। 1 ईयर के लिए काम किया है तुमने साल में कितना दिन होता है? 365 डेज सर, लेकिन तुमने 190 डेज काम किया है, लेकिन हम लोग मानेंगे तुमने 1 साल तक पूरा रगड़ के काम किया है। अगर तुम एक माइन वर्कर हो, माइन में जाके अंडरग्राउंड काम कर रहे हो ना, 190 डेज काम किया है तो कंटिन्यूस तुमने सर्विस दिया है, सिंपल बात। इसके अलावा माइन को छोड़ के बाकी जितने भी सर्विसेज है, वो अगर 240 डेज तुमने काम किया हो तो उसको हम लोग कंटिन्यूस सर्विस में पकड़ लेते हैं। मिनिमम 240 डेज, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, तुम काम कर सकते हो। उसको हम लोग क्या करते हैं बताओ? 1 ईयर में तुमने पूरा 1 साल काम किया है, ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद है केस 2, जो कि है 6 मंथ के लिए। अगर माइन में तुम काम कर रहे हो तो 95 डेज अगर तुमने काम किया, हम लोग मानेंगे 6 महीना काम किया है। उसके अलावा किसी भी अदर जो है उसमें 120 डेज तुमने काम किया, तो हम लोग मान के चलेंगे कि 6 महीना तुमने काम किया है, ठीक है, समझ में आ चुका है? ठीक है, ओके। अब जो हम लोग ये जो काउंट करेंगे ना, इसमें ले ऑफ, फुल वेज लीव, टेम्पोररी डिसेबलमेंट, ये सब कुछ, मैटरनिटी लीव वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, इस आ जाएगा कंटिन्यूअस सर्विस में। काउंटिंग एक्चुअल वर्किंग डेज के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ये कि जो हम लोगों ने बताया ना कि 190 डेज, 240 डेज, 1 ईयर के लिए तुमको 240 डेज काम करना है, लेकिन तुमने मैटरनिटी लीव लेके रखा है 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का मैटरनिटी लीव लेके रखा है, तो तुम्हारा तो तुम 240 डेज का के से तुम माइनस कर लो, 90 डेज माइनस कर लो, 120 डेज माइनस कर लो, फिर भी हम लोग मानेंगे तुमने कंटिन्यूअस सर्विस किया है, तुमको सैलरी मिलता रहेगा। अच्छा ही बात है ना, यही बात है। उसकी बात देखो सर, राइट ऑफ वर्कर्स हु आर लेड ऑफ, तो ये मैटरनिटी लीव है, डिसेबलमेंट है, सब आता है, सिर्फ मैटरनिटी लीव नहीं है, फुल वेज लीव, टेम्पोररी लीव, ले ऑफ के कारणवश। अच्छा, राइट ऑफ वर्कर्स लेड ऑफ और कंपेंसेशन, एलिजिबिलिटी। वर्कर देखो लेड ऑफ हुआ है, ठीक है, इसको देखो अच्छे से, बहुत अच्छे से देखना है दोस्तों, कौन पैसा लेगा? कोई भी वर्कर वो एलिजिबल रहेगा, इसको देखो अच्छे से, कोई भी वर्कर वो एलिजिबल रहेगा, कोई भी वर्कर वो एलिजिबल रहेगा अगर वो नॉट बदली, बदली का मतलब क्या होता है? टेम्पररी रिप्लेसमेंट नहीं है, अगर वो टेम्पररी रिप्लेसमेंट वर्कर नहीं है तो, अगर वो कैजुअल वर्कर नहीं है तो, अगर वो मास्टर रोल पे नहीं है तो, ठीक है, और एटलीस्ट उसने 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस दिया है, तो वो एलिजिबल है। 3 चीज, पहला उसका वो बदली वर्कर नहीं है, ठीक है, क्या बदली नहीं है मतलब टेम्पररी रिप्लेसमेंट होके नहीं आया है, वो टेम्पररी किसी को रिप्लेस कर रहा हो तुम, ठीक है, तो तुम एलिजिबल नहीं हो अगर तुम्हारा ले ऑफ हो गया है तो उसके बदले, ठीक है। फिर कैजुअल वर्कर हो एंड मास्टर रोल पे हो। मास्टर रोल क्या होता है सर? मास्टर रोल क्या होता है सर, बता दो, मास्टर रोल क्या होता है? ऑन मास्टर रोल का मतलब ऑन मास्टर रोल का मतलब क्या होता है? ऑन मास्टर रोल का मतलब क्या होता है, बता दो फटाफट। ऑन मास्टर रोल का मतलब जैसे तुम्हारा अटेंडेंस शीट नहीं होता है, अटेंडेंस शीट नहीं होता है, तो वो अटेंडेंस शीट में तुम्हारा नाम है ऑन मास्टर रोल, अटेंडेंस शीट में तुम्हारा नाम है, तो अगर है तो तुम एलिजिबल हो, सिंपल बात। तुम वर्कर हो, तुम्हारा मास्टर रोल में नाम है, तो तुम एलिजिबल हो। 1 ईयर प्लस का कंटिन्यूअस सर्विस तुमने दे रखा हो और तुम्हारा ले ऑफ हो चुका है, तो तुम कितना पैसा मिलेगा तुमको? वेरी सॉरी, कितना पैसा मिलेगा तुमको? 50% ऑफ द बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस, 50% ऑफ द बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस मिलेगा तुमको, ठीक है। हाँ जी बताओ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तुमको मैं बता देता हूँ फटाफट एग्जाम्पल, कितना मिलेगा सर? तुम्हारा सैलरी है 20,000 पकड़ लो,
ठीक है, ले ऑफ का कंपेंसेशन तुमको मिलेगा 10,000। समझ में आ रहा है? क्योंकि 50% बताया ना तुमको, वही 50%, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑफसेटिंग कंपेंसेशन। इफ लेड ऑफ मोर देन 45 डेज इन 12 month, नो कंपेंसेशन आफ्टर 45 डेज इफ वर्कर एम्प्लॉयर अग्रीमेंट। समझ में आ रहा है? 45 डेज का रूल है कि 45 डेज से ज़्यादा अगर तुमने 12 महीने में 45 डेज से ज़्यादा अगर तुम्हारा ले ऑफ हो चुका है तो एम्प्लॉयर 45 दिन के बाद पैसा तुम देना बंद कर सकता है तुमको, ठीक है। दोनों के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। वो तो जब तुम ज्वाइन करोगे जॉब तभी अग्रीमेंट हो जाता है कि ले ऑफ के टाइम पे तुम्हारा ऐसा 1 महीने का आधा सैलरी देके तुमको निकाल दे सकते हैं। 45 डेज तक का तुम्हारा देखेंगे, पालन पोषण करेंगे, ठीक है। अब रिट्रेंचमेंट आफ्टर ले ऑफ। ले ऑफ के बाद तुमको देखो ना, ले ऑफ का मतलब होता है टेम्पोररी निकालना। ले ऑफ कर दिया टेम्पोररी, अब तुमको परमानेंट निकाल रहे हैं, रिट्रेंच कर रहे हैं, परमानेंट तुमको निकाल फेंक रहे हैं। तो अगर तुमको परमानेंट रिट्रेंचमेंट हो रहा है, तुम्हारा परमानेंट रिट्रेंचमेंट हो रहा है, तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं रिट्रेंचमेंट के साथ। मतलब जो ले ऑफ में तुमको कंपनसेशन मिला यहाँ पे 10,000, वो तुम्हारा रिट्रेंचमेंट में जो कंपनसेशन तुमको मिलना है उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, 10,000 कम देंगे तुमको, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद बदली वर्कर। बदली वर्कर मतलब रिप्लेसेस अनदर वर्कर और मास्टर रोल, सीजेस टू बी बदली आफ्टर 1 year कंटिन्यूस। तो बदली वर्कर अगर है तो तुम तो वैसे भी एलिजिबल नहीं हो कंपनसेशन के लिए ले ऑफ के दौरान, ठीक है। लेकिन अगर तुम बदली वर्कर हो, लेकिन बदली होके आने के बाद मतलब किसी को रिप्लेस करने के बाद तुमने 1 साल तक तुम कंटिन्यूसली तुमने काम किया है, तो तुम्हारा मास्टर रोल पे नाम आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या है, समझ में आ रहा है? ओके दोस्तों, ओके। ये मास्टर रोल छोड़ दो, इसको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्कर कौन से केसेस में एंटाइटल कंपेंसेशन के लिए एंटाइटल नहीं है, इसको रीड करना है घर पे। अगर तुम रिट्रेंचमेंट करना चाहते हो तो कुछ कंडीशंस फॉलो करना है। क्या वो कंडीशंस रहेगा, ये यहाँ पर है, देखो। कंडीशंस प्रेजेंट, वर्कर कैन नॉट बी रिट्रेंच्ड अनटिल 1 month रिटर्न नोटिस तुमको मिल जाए, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन तुमको मिल जाए, नोटिस चला जाए एजी के पास, तब तक तुम्हारा रिट्रेंचमेंट नहीं हो सकता है। अगर एम्प्लॉयर प्लान करता है कि वो रिट्रेंच एम्प्लॉयड को फिर से रिट्रेंचमेंट के बाद फिर से वो दोबारा घुसाएंगे अपने कंपनी में, तो जो इंडियन सिटीजन वर्कर्स होंगे ना, अदर नेशनलिटी के नहीं, इंडियन सिटीजन, उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद कितना बचा है, वो कंप्लीट है भाई, कुछ है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे 1-2 मैं तुमको दूंगा होमवर्क के लिए, खुद की इंटरप्रिटेशन स्किल्स के लिए थोड़ा डेवलप करो, थोड़ा, ज़्यादा नहीं। दिक्कत है तो मैं 24/7 हूँ भाई तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करने के लिए, टेंशन नहीं लेना। थोड़ा बहुत तो तुमको खुद से भी करना है, छोटा सा चीज़ तुमको सिर्फ देख लेना एक बार। ये जनरल रूल्स है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कंपनसेशन टू वर्कर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अगर तुम्हारा एस्टैब्लिशमेंट ट्रांसफर हो रहा है, एक जन किससे दूसरे जन के पास जा रहा है, ओनरशिप मैनेजमेंट ट्रांसफर हो रहा है, तब भी वर्कर को कंपनसेशन मिलता है। इसके बारे में लिखा है, तुमको रीड कर लेना है, ठीक है। अगर क्लोज डाउन हो रहा है किसी भी अंडरटेकिंग का तो 60 डेज का तुमको नोटिस देना है, बस सिंपल चीज़ ये है। क्लोज डाउन मतलब बिजनेस बंद कर रहे हो तो 60 डेज का नोटिस देना होगा, इस बात को याद रखना है तुमको। क्लोजिंग डाउन का इसको रीड करना है, इसको भी रीड कर लेना है। ये ले ऑफ रिट्रेंचमेंट क्लोजर का स्पेशल प्रोविजन है, कुछ नहीं है, वो 300+ वर्कर्स से ज़्यादा है तो तब एप्लीकेबल हो जाएगा। देखो, एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 300+ वर्कर्स, ये तो हम लोगों ने देख रखा है, इसको छोड़ो। अच्छा, वर्कर रीस्किल्ड फंड क्या होता है, इसको देख लो फटाफट। क्या बताओ, वर्कर रीस्किल्ड फंड। देखो, एजी ने स्टैब्लिश किया वर्कर रीस्किलिंग फंड बाय नोटिफिकेशन। सोर्स, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 15 डेज का वेजेस लास्ट ड्रॉन फॉर ईच रिट्रेंच्ड वर्कर ओनली फॉर रिट्रेंचमेंट अदर्स प्रिस्क्राइब्ड सोर्सेस। तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर को काम से निकाल दिए तुमने, तो उसका जो 15 डेज का सैलरी होता है, वेज होता है, वो तुम कहाँ पे भरोगे, फंड में, वर्कर का रीस्किलिंग फंड, सो दैट उस फंड से उस वर्कर को रीस्किल किया जाए। तो फंड क्रेडिटेड टू रिट्रेंच्ड वर्कर्स अकाउंट विदिन 45 डेज, ये अलग से कंपेंसेशन से अलग से होके आएगा, सो दैट उसको क्या बताओ,
फंड्स क्रेडिटेड टू रिट्रेंच्ड वर्कर्स का अकाउंट, जो फंड कलेक्ट होगा वो रिट्रेंच्ड जो जिसको निकाल देंगे उसके अकाउंट में चला जाएगा 15 डेज लास्ट वेजेस, लास्ट ऑन वेजेस विद इन 45 डेज ऑफ रिट्रेंचमेंट, ये अलग से मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये है जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस किसको कहते हैं, इसको रीड करना। डोमिनेट करना, इंटरफेयरिंग विद राइट टू ऑर्गेनाइज, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर का स्पॉन्सर है, मतलब जिस थाल में वो लोग खा रहे उसी थाल में छेद करना, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयर ने ट्रेड यूनियन को, वहां आपके हेड को अपने मुट्ठी में कर रखा है। डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट यूनियन का मेंबर्स, ये रीड कर लेना भैया। ऑफेंसेस बाय कंपनीज रीड करना, ये भी रीड करना। कॉम्पोजिशन ऑफ ऑफेंसेस। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैंने करवाया था, जो जो रीड कहा है मैंने, घर में बैठ के 5 मिनट रीड कर लेना, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आज का जो क्लास है ना वो लगभग 1 आवर के ऊपर हो चुका है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। कल एक नया चैप्टर धरेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द चैप्टर को कंप्लीट कर ले। क्या सर आप एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करवा सकते हो? हाँ मैं करवा सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ब्यूटीफुली करवाऊंगा। तुमको तुम्हारा पेशेंस लेवल इंक्रीज करना है, ठीक है। क्योंकि देखो आप लोग 1 घंटा करते हो, 30 मिनट करते हो, उससे तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो। मेरे पास इतना एनर्जी है, मैं 3 घंटा रेगुलर ले लूँ, तो आपको बैठ के कंप्लीट कर लेना। एक ही दिन में हम लोग एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब से जो हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे ना, इसमें तुम्हारा जो है थोड़ा एफर्ट्स लगेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।